Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Paradise College. In the previous lecture, we have discussed about electric flux, condition for maximum, minimum, and intermediate state between maximum and minimum. उसके बाद हमने फ्लक्स डेंसिटी को डिस्कस किया और बच्चों यहाँ तक जो भी हम पढ़ रहे हैं ये चार्ज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमने कूलम लॉ को जब डिस्कस किया तो वो भी चार्ज के हवाले से दो चार्जेस के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे बात हुई, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम और उसके इफेक्ट को देखा और उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज को देखा और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की। फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है और कब फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान कोई वैल्यू है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो थी वो हम चार्ज की प्रॉपर्टी से रेलिवेंट थी जिनको हम करते आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो कि ऑनलाइन स्टडी में ये सिलसिला अपनाया था कि हम रेलिवेंट एक्सरसाइज को आर्टिकल्स के साथ ब्रेक करके चलेंगे। तो आज उसी सिलसिले का हमारा एक लेक्चर है। जहां तक हम अपनी बुक के टेक्सचर को पढ़ चुके हैं वहां तक हम रेलिवेंट एक्सरसाइज को आज देखेंगे और ये लेक्चर आपका फ्यू शॉर्ट क्वेश्चंस और फ्यू न्यूमेरिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो आपने इनको सिर्फ याद ही नहीं करना, इनको समझना भी है, ठीक है। तो रेलिवेंट क्वेश्चंस की तरफ हम बाकायदा तौर पर चल रहे हैं। रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ द बुक। आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 12.4, क्योंकि ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमारे आर्टिकल जिनको हमने पढ़ा है उनसे रिलेट करता है। डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड। तो बच्चों इस शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है। वो हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को रखें, ए पार्ट में ये कहता है सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस की प्लेट्स के दरमियान, और फिर कहता है कि नहीं ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस की प्लेट्स के दरमियान। ये दो पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स में हमने बताना है कि उसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। तो ये बेटा इसके आंसर के अंदर हम एक डायग्राम आपको दिखाएंगे। तो उस डायग्राम की मदद से यू कम टू नाउ के हम किस तरह से इस फोर्स की बात कर सकते हैं। तो ए पार्ट में हमने सबसे पहले इसका आंसर ये लिखा कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी 0। अच्छा, और चार्ज अपनी जगह पे रेस्ट पे रहेगा। जरा इसको समझिए किस तरह से। देखें बेटा, ए पार्ट कहता है कि दो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर सिमिलर मीन के एक नेचर का और इक्वल उसकी मैग्नीट्यूड भी बराबर है। जरा देखिए इसको डायग्राम के अंदर, ये दो प्लेट्स आपको दिखाई गई है, अपर प्लेट लोअर प्लेट। तो बेटा इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज पॉजिटिव है, आपको नजर आ गया, तो मतलब हुआ सिमिलर। और इक्वल का मतलब है अगर इस प्लेट के ऊपर 100 कूलम चार्ज है तो इस प्लेट के ऊपर भी 100 कूलम है, मींस के मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर हम इन दो प्लेट्स के बिल्कुल मिड पॉइंट में, दोनों प्लेट्स के दरमियान टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो देखिए ये जो अपर प्लेट है ये इस टेस्ट चार्ज को जो कि पॉजिटिव है इसको रिपेल करेगी ऊपर से नीचे को, और ये लोअर प्लेट है ये भी इसको रिपेल करेगी लेकिन करेगी नीचे से ऊपर को। मींस के ये दोनों प्लेट्स इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगा रही है। जरा गौर से देखिए, दोनों प्लेट्स पे चार्जेस की मिकदार एक जितनी है तो दोनों की लगाई गई फोर्स भी सेम होगी इस मैग्नीट्यूड में। इसका मतलब है टेस्ट चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स है जिसको नेट फोर्स कहते हैं वो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। इंप्लाइज दैट कि बेटा जब किसी चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स 0 हो जाए तो वो चार्ज एक्सेलरेट नहीं करता। अगर आपने उसको रेस्ट पे रखा था तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, यानी दो प्लेट्स के दरमियान सस्पेंडेड रहेगा। समझ आ गई है? यानी ये ना तो नीचे से ऊपर को ना ऊपर से नीचे को जाएगा। और एक बात आपको बताऊं, अगर एक प्लेट पे चार्ज ज्यादा और एक पे कम होता
फिर नल पॉइंट आपको मिडल में नहीं मिलना था, बल्कि उसको सर्च करना पड़ना था। तो वो अपर प्लेट पे अगर चार्ज ज्यादा होता, लोअर पे कम होता, तो फिर क्लोज टू लोअर इसमें बैलेंस होना था। बहरहाल हमारे स्टेटमेंट का आंसर यही है कि नेट चार्ज के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स 0 होगी और चार्ज अपनी जगह पे रेस्ट पे पड़ा रहेगा अगर सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस की प्लेट्स के दरमियान रखा जाए। जी स्टूडेंट्स, इसका ए पार्ट मुकम्मल हुआ। हालांकि देखिए आंसर तो एक लाइन का है, लेकिन इसके समझने के लिए हमने आपको डायग्राम और इन बातों को आपके सामने रखा। आइए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में कहता है कि दो प्लेट्स हैं जिन पे ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज है। आइए इसको देखते हैं डायग्राम के अंदर। पहले डायग्राम को देख लीजिए। ये अपर प्लेट है और ये लोअर प्लेट है। आप देखते हैं दोनों प्लेट्स पे ऑपोजिट चार्ज है, एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव। मान लीजिए कि अपर प्लेट पे चार्ज अगर 100 कूलम है तो लोअर के ऊपर भी 100 कूलम है, लेकिन एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है। अब जरा बताइए, अगर इनके दरमियान टेस्ट चार्ज को रखें, ये टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज तो होता ही पॉजिटिव है, तो अपर प्लेट इसको करेगी रिपेल और जो लोअर प्लेट है ये इसको करेगी अट्रैक्ट। इसका मतलब है ये टेस्ट चार्ज यानी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इस प्लेट से रिपेल होगा और इस प्लेट की तरफ आएगा। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट विल रिपेल and negatively charged plate will attract the positive charge. So अब बेटा इसके इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है ये दो फोर्सेस का सम हो जाएगी और ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। ये जो अपर प्लेट है ये टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड और ये लोअर प्लेट है ये भी फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड। तो ये इसको रिपेल कर रही है और ये अट्रैक्ट कर रही है, दोनों फोर्सेस एक लाइन पे आ जाएंगी। इसका मतलब है अब दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी और टोटल फोर्स जो है वो दो फोर्सेस का सम बन जाएगी। सो इट विल एक्सेलरेट या इट विल बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव। तो ये बेटा जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा और इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगेगी और ये दो फोर्सेस का सम होगी। इस बात को गौर से समझ लीजिए कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड और नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स वो भी लगा रही है डाउनवर्ड। तो दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रही हैं। इसका मतलब है इस पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगी और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई। इससे पिछली स्लाइड में देखें कि दोनों की फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट थी, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, लेकिन यहाँ पे दोनों फोर्सेस पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को रेनफोर्स कर रही हैं और इसका मतलब है अब ये एक्सेलरेट करेगा किधर से किधर को, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात आपको समझ आ गई है। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये बेटा आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ डिस्कस किया था आपने? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, ये क्लोज हो सकती है लेकिन क्रॉस नहीं करती। ठीक है, तो वो सवाल पूछ रहे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, व्हाई, क्यों क्रॉस नहीं करती? तो बेटा इसमें एक बात हमने ये देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमने फाइंड करनी हो तो वो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लेके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूंगा डायग्राम के अंदर। अगर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करने लग पड़े तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगी उस पॉइंट पे डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाएगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमें फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन एक हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर लाइंस क्रॉस करने लग पड़े तो इसका मतलब हुआ कि मोर देन वन डायरेक्शंस आ रही हैं, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। अब जरा इसको डायग्राम में देखें बेटा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल चार्ज। आप देख रहे हैं इसकी लाइंस दूर जा रहे हैं तो एक दूसरे से अवे हो रही हैं, क्लोज आ रहे हैं तो करीब हो रही हैं। लेकिन आप जरा इस तरफ, ये मेरे इस कर्सर को देखना है, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ये लाइन शो कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ये शो कर रही है। अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे दो लाइनें क्रॉस करती, तो इसका मतलब ये होता कि ये वाला पॉइंट दो लाइनों पर आ गया, तो फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पे दो हो गई। ऐसा कभी भी वेक्टर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन यूनिक होती है। जैसे नेगेटिव के केस में देख लें, ये इनवर्ड है डायरेक्शन, ये लाइंस क्लोज हो रही हैं, लेकिन ये लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि क्रॉस कर गई तो ये यूनिकनेस को, जैसे कर्व के केस में देख लें कि कर्व के केस में भी लाइंस बेंड हुई हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो अगर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, so implies that at that point there are more than one directions, so which is not possible physically. Yes, lines can be close, the point where field is strong, the lines will away where field is weak, but it is not possible for the lines to cross each other, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी सिंगल पॉइंट पे ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें। सो बच्चों, आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ कि डायरेक्शन की यूनिकनेस के लिए ये जरूरी है कि वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बेटा इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों को बहुत कंफ्यूज किए हुए है। उसकी वजह ये है कि जब इसके आंसर को वो डिफरेंट हैंडबुक से या डिफरेंट मटेरियल से लेते हैं, तो बाज़-औक़ात एक उसके केस को डिस्कस किया होता है, बाज़-औक़ात दोनों को डिस्कस किया होता है, और बाज़-औक़ात एक को छोड़ के दूसरे को डिस्कस किया होता है। तो कंफ्यूजन इसके आंसर में अक्सर देखने में आई है, तो मैं कोशिश कर दूंगा कि आपको दोनों केसेस क्लियर हो जाएं। आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन पे बहुत गौर करना है, पहले गौर स्टेटमेंट पे समझें। देखिए बेटा, वो कह रहा है, स्टेटमेंट आपके सामने है, इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इस पॉइंट चार्ज को आप, लेकिन साथ में जहां से कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो ये कह रहे हैं कि उस पॉइंट चार्ज का एक मैस भी है m, मीन्स के वो, जब हम मैस की बात करते हैं तो उस चार्ज का यकीनन अपना एक वेट भी है, ठीक है। और इसको हम रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, यानी इस पॉइंट चार्ज को जिसका मैस स्मॉल m था, इसको रिलीज किया गया, छोड़ा गया, कहाँ? इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर फील्ड लाइंस एक चार्ज से दूर होती जाएं तो फील्ड स्ट्रॉन्ग से वीक होता जाता है, तो वो भी यूनिफॉर्म नहीं रहता। वैसे भी आपको फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म रखने के लिए कंडीशंस बताई हुई हैं। तो इसमें कहते हैं विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं ये वाला केस ले लेता, मसलन ये वाला, सिर्फ इस डायग्राम पे गौर करना, तो ये एक पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस है, लेकिन ये तो बेटा एक डायरेक्शन में नहीं है, इस लाइन की डायरेक्शन कुछ है, इस लाइन की डायरेक्शन कुछ है। आप देख रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है, लेकिन हमारा सवाल कुछ इस तरह से आ रहा है कि आपने फील्ड की डायरेक्शन को सेम रखना है और स्ट्रेंथ को वेरिएबल करना है। अब जरा स्टेटमेंट पे गौर कीजिए कि चार्ज को आपने छोड़ा जिसका मैस m था,
नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जबकि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है। देखें, मैं आपको इसको इस तरह समझाता हूं कि ये अपर प्लेट है और ये लोअर प्लेट है। मान लीजिए दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला थोड़ा सा बढ़ा दें। अब आपको ये नजर आ रहा है कि फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम है। फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा और कम हो रही है, मींस के दो प्लेट्स के दरमियान फील्ड एक जैसा नहीं है स्ट्रेंथ में। और एक जैसा कब होता है? जब दोनों प्लेट्स क्लोज हों। ये बात आपको अब बताई जाएगी जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के हवाले से गाज लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो ये चीज बताई जाएगी। फिल वक्त आपने याद रखना कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म तो है लेकिन लाइंस पैरेलल हैं। तो लाइंस अगर पैरेलल का मामला ना होता तो मैं आपको इसको इससे भी बता सकता था कि इसमें लाइंस पैरेलल नहीं है बल्कि तमाम डायरेक्शंस में है। सो हमारी कंडीशन सवाल की कुछ इस तरह की है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वो लेना है जिसमें लाइंस पैरेलल हैं लेकिन स्ट्रेंथ उसकी यूनिफॉर्म नहीं है। तो कहता है बताओ वो टेस्ट, वो जो चार्ज आपने रखा, क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा? रेक्टिलिनियर, लीनियर के ही सेंस ले लें, अलोंग द लाइन को लीनियर रेक्टिलिनियर कहते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन वो परफॉर्म करेगा। आप जरा गौर कीजिए बेटा, इसके दो पार्ट्स हैं। मैं आपको इसके दोनों पार्ट्स को समझा देता हूं, लेकिन पहला पार्ट वो है जो ज्यादातर इसका आंसर दिया जाता है। तो हमने सॉल्यूशन में पहली लाइन में लिखा यस ऐसा होगा। क्यों? जरा इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में हमने ये चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम क्यू ले लें, क्यू नॉट ले लें, आपकी मर्जी। अब बताइए कि इस चार्ज को, ये अपर प्लेट है, ये क्या करेगी? रिपेल। ये लोअर प्लेट क्या करेगी? अट्रैक्ट। यकीनन इस पॉजिटिव चार्ज की, अब जरा सेंटेंस को देखिए। रीजन में ये लिखा है कि अगर हम कंसीडर करें सिंगल पॉजिटिव चार्ज को तो इलेक्ट्रिक लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, और इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं। तो बेटा क्या होगा? आप जरा इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब मैं इसके अंदर चार्ज को रखता हूं, पॉजिटिव चार्ज की लाइन आउटवर्ड, नेगेटिव की इनवर्ड, तो ये चार्ज में जो है ये किसी भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा और इसका पाथ लीनियर होगा। अब मैं इसको आपको अगर इस डायग्राम में बताऊं कि अगर मैं इस चार्ज के फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज रखता तो क्या होता, तब भी बेटा वो किसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता, जैसे कि ये मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ, किसी भी जगह पे रखता हूँ, तब भी इसका पाथ स्ट्रेट ही होना था। ठीक है, चाहे नेगेटिव के केस में रख देते तब भी पाथ इसका स्ट्रेट होना था। तो आपने यहाँ पे दो प्लेट्स के दरमियान रख दिया, तब भी इसका पाथ स्ट्रेट है। ये बात तो समझ आती है। सो पाथ इसका स्ट्रेट होगा, लेकिन एक नोट देख लीजिए, ऐसा तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, जमीन का फील्ड, ये दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, मींस के अलोंग होंगे। जरा गौर कीजिए, ये टेस्ट चार्ज है, इस पे लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी डाउनवर्ड है, और इसका वेट हम इसलिए ले रहे हैं कि मैस का जिक्र उसने क्वेश्चन में किया है, तो इसके मैस को हम इग्नोर नहीं कर रहे बल्कि इसके मैस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अब जरा आते हैं सेकंड केस में कि जब ये दोनों पैरेलल ना हो। यहां तो नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड है और वेट की फोर्स भी डाउनवर्ड है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अब अगर ऐसा हो जाए कि ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं, तो फिर पाथ स्ट्रेट की बजाय कर्व्ड पाथ होगा, क्योंकि इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर फोर्सेस लगेंगी। ये चीज आपको डायग्राम में अभी क्लियर होती है, जरा गौर कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है लेफ्ट से राइट, दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फील्ड लाइंस आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं, ये तो फील्ड दिया हुआ है।
इसके दरमियान आपने टेस्ट चार्ज रख दिया, ये बात भी समझ आई। लेकिन आप देखिए कि इस केस के अंदर इस पॉइंट चार्ज का चूंकि मैस भी है तो इसका एक वेट है, जो कि ये ब्लैक लाइन आपको दिखाई गई, वेट W इज इक्वल टू mg। इसका मतलब है एक फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रही है और दूसरी तरफ एक फोर्स लग रही है, ये लाइन देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो इन दिस केस आपको ये पता लग रहा है कि दिस पॉइंट चार्ज इज अंडर टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। एक फोर्स लेफ्ट से राइट लगेगी जिसका नाम है F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो ये फोर्स कहां से आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला रखिए जेन में। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स किसके इक्वल आ गई? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। सो स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता लग गई कि एक फोर्स तो लग रही है लेफ्ट से राइट, एक लग रही है ऊपर से नीचे, तो ये तो अंडर टू फोर्सेस है। तो बेटा इस पे जब दो फोर्सेस लगेंगी, एक फोर्स इसको लेफ्ट से राइट लेके आएगी, एक ऊपर से नीचे लेके आएगी, तो ये लेफ्ट से राइट भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी आएगा। इसका मतलब है इसका पाथ देखिए, इसका पाथ ये बन रहा है, ये ऊपर से नीचे भी आ रहा है और लेफ्ट से राइट भी आ रहा है। इस तरह का केस आपने फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, जब पाथ कर्व्ड हो जाता है। ठीक है, सो ये पाथ क्या बता रहा है कि एक्चुअली ये लेफ्ट से राइट भी मूव कर रहा है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है और लेफ्ट से राइट भी जा रहा है। तो इसका पाथ ये बन रहा है जिसको आपने स्क्रीन पे दिखाया। सो इम्प्लाइज दैट कि बेटा जब दोनों फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएं तो अंडर टू परपेंडिकुलर फोर्सेस द पाथ विल बी कर्व्ड, नॉट स्ट्रेट। लेकिन इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा कि जब दोनों फील्ड्स पैरेलल हो जाएं यानी अलोंग हो जाएं, तो उस केस में आपने देखा था कि ये चार्ज जो है इसकी मोशन स्ट्रेट होगी। ठीक है, अलोंग द लाइन होगी। लेकिन जब ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो फिर ये अलोंग द लाइन नहीं बल्कि अलोंग कर्व्ड पाथ होगी। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम कुछ रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ चल रहे हैं। आपने गौर करना है, बहुत आसान केसेस हैं। आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई गई है। स्टेटमेंट नंबर 12.1। जी स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कंपेयर कीजिए मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है। आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज के दरमियान होती है। ठीक है, और डाटा में क्या दिया गया है? एक्सर्टेड जो लगाई जाती है एक ऑब्जेक्ट की तरफ से, उस ऑब्जेक्ट का मैस है 10 ग्राम, उस पे चार्ज है 20 माइक्रो कूलम्ब। यानी ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका मैस भी है और उसके ऊपर चार्ज भी है, बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट अपने जैसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। मतलब ये है कि दूसरा ऑब्जेक्ट उसका मैस और चार्ज भी पहले वाले ऑब्जेक्ट के मैस और चार्ज के बराबर है। और क्या कहा? दैट इज प्लेस्ड, जिसको रखा गया 10 सेंटीमीटर दूर पहले से। तो इसका मतलब है बेटा दो बॉडीज हैं, दोनों का मैस 10 ग्राम, दोनों पे चार्ज 20 माइक्रो कूलम और दोनों के दरमियान फासला 10 सेंटीमीटर। अब जरा डाटा देखिए। डाटा इसका ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको दिया गया है, अगर ये ना भी दिया हो तो आपको इसकी वैल्यू वैसे ही पता होनी चाहिए। पहले बॉडी का मैस m1 10 ग्राम, इसे 1000 पे डिवाइड करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 10 की -3। सेकंड ऑब्जेक्ट का मैस ये भी 10 ग्राम, क्योंकि आइडेंटिकल का वर्ड यूज किया है उसने, तो ये भी सेम वैल्यू आ गई। पहले ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q1 20 माइक्रो कूलम, तो बेटा माइक्रो का मतलब 10 की -6 होता है।
दूसरे पे चार्ज वो भी इतना है 20 माइक्रोकूलम, ये भी आ गया। दोनों के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसे आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है, कूलम कांस्टेंट आपको पता है, ये वैल्यूज डाटा में ना भी दी हूं आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ये वैल्यू आपको बताई थी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों याद रखिए कि कंपेयर करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप अलग अलग वैल्यूज को फाइंड कर लें और उसके बाद आप देखें कि कौन ग्रेटर है कौन कम है। आपको वैसे ही पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होती है। वो आपकी बुक ने जो आंसर दिया है वो कंपैरिजन का कुछ इस तरह से दिया है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स को वीक फोर्स पे डिवाइड कर दें तो आंसर आपका आ जाएगा, वही कंपैरिजन होगा। तो बेसिकली आपने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो फाइंड करनी है। ये रेशो आपको कंपैरिजन बता देगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि अब कैलकुलेशन में आपने इनके फार्मूले लगाने हैं। बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो बेटा आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देखिए ग्रेविट इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आई और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगी, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब आपने k की वैल्यू को पुट करना है, q1 की वैल्यू, q2 की वैल्यू और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, m1 m2 की वैल्यूज। तरीका आपको बेटा ये बताया गया है कि पावर ऑफ टेंस को हमेशा सेपरेट करें, बाकी सारी वैल्यूज इकट्ठी करके आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर है 5.4 इंटू 10 की पावर 14। तो ये लार्ज आंसर है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में इतने गुना ज्यादा है। इसका यूनिट कोई नहीं होगा, इसकी वजह बच्चों ये है कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आंसर है कंपैरिजन का। मैं उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक बहुत ही आसान, एक पॉइंट चार्ज Q जिसकी वैल्यू है, ये नेगेटिव चार्ज है और इसको रखा है ओरिजिन पे। एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन आपको पता है कहाँ पे बनता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 2 मीटर दूर z एक्सिस के अलोंग, और आपको पता है z एक्सिस आउटवर्ड पॉजिटिव होता है और इनवर्ड नेगेटिव होता है। तो 2 मीटर डिस्टेंस पे आपने z एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है। बिल्कुल आसान है, चार्ज की मैग्नीट्यूड दी है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जो कि एक वेक्टर है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप फार्मूला लिखिए। फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का K Q ओवर R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। ओके, K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की 9। Q कितना है, Q आपको दिया है, ओवर R, R कितना है 2 और उसका स्क्वायर। देखिए बेटा z एक्सिस की बात हो रही है तो z एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है k, तो इस यूनिट वेक्टर की जगह k पुट कर दिया। अब माइनस को आप सेपरेट कर लें, बाकी सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। तो बेटा माइनस को यूनिट वेक्टर के साथ लिख दिया। जब माइनस को यूनिट वेक्टर के साथ लिखा तो देन आपको पता लगा कि बेटा ये तो नेगेटिव z एक्सिस बन रहा है, तो यूनिट इसका है न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नेगेटिव z एक्सिस होगा। तो इसका मतलब है अगर हमने फासला लिया था आउटवर्ड तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं, तो इनवर्ड जब फोर्स लगेगी तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, यानी हमारा पोजीशन वेक्टर आउटवर्ड था और फील्ड उसके ऑपोजिट इनवर्ड होगा। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये न्यूमेरिकल और ये शॉर्ट क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और इसके साथ ही अब हम आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने माइक्स को ओपन कर लीजिए ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको दिया जा सके। ये रिमेनिंग टाइम आपका